बार बता चुका नहीं हूं, नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, सीएए कानून तो लागू हो गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने जो वादा किया था इस देश के लोगों से, उन्होंने अपने उस वादे को पूरा कर दिया। सीएए कानून जो सरकार ने 2019 में मोदी 2.0 बनने के बाद पास करवाया था, जिस कानून के खिलाफ इस पूरे देश में इस देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने, उनके नेताओं ने मिलकर षड्यंत्र के जरिए अराजकता का माहौल बना दिया था, जिस कानून के नाम पे इस देश में दंगे करवा दिया था राजनीतिक दलों ने, आखिरकार वह कानून लागू हो गया। और इस बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने यह कानून ऐसे समय पे लागू किया है जिसके बाद अब जो गेंद है वह अब मोदी विरोधियों के पाले में है कि वह क्या करना चाहते हैं। मोदी विरोधी एक ऐसे सिचुएशन में इस समय फंस गए हैं जो अगर वह इस कानून का विरोध करता है तो भी घाटा उन्हीं का है और समर्थन करता है तो भी घाटा उन्हीं का है। यानी कि इस कानून से सीधे सीधे किसी भी रूप में फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ही होने जा रहा है। और भला क्यों ना हो, जिस कानून के लिए जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने लोगों का गालियां सुना, पूरे दुनिया में बदनाम हुआ, जबकि कोई गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि यह कोई असंवैधानिक है। यह कानून किस लिए जरूरी है, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कई एक बार सार्वजनिक मंचों से लोगों को बताया है कि इस कानून के लाने का क्या मकसद था, इस कानून के बाद क्या बदलेगा, यह कानून क्यों जरूरी था। और यह जो सीएए कानून लागू हुआ है वह सिर्फ एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार का वादा नहीं था। यह वादा इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। यह वादा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और किन से था? उन लोगों से था जिन्होंने कभी भी इस देश का विभाजन नहीं मांगा था, जिनके मर्जी के खिलाफ कुछ लोगों के, कुछ उपद्रवियों के दबाव में आकर उस समय के नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार किया था। यह उन लोगों से विभाजन के समय पे पंडित नेहरू और महात्मा गांधी और उस समय के जो भी वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने वादा किया था कि ठीक है, देश का बंटवारा हो गया, लेकिन जब भी आपका इच्छा हो, आप जब भी चाहें भारत आ सकते हैं। भारत आपको ससम्मान स्वीकार करेगा, आपको बराबरी का अधिकार देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने उनके वादे को भी पूरा किया है। इस सीएए कानून के लागू होने से 18 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को नागरिकता मिलेगा जो पिछले कई एक वर्षों से नागरिकता के लिए दर दर के ठोकरें खा रहे थे। उनका जीवन कई एक कठिनाइयों से भर गया था। अब उनका जीवन आसान होगा। उन लोगों को अब न्याय मिलेगा, उन लोगों को अधिकार मिलेगा जो बिना किसी गलती के बंटवारे के बाद एक नर्क का जिंदगी जीने को मजबूर हो गया था, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में। जिनको धर्म के आधार पे उनको वहां प्रताड़ित किया जाता है, जिनके बेटियों का, बहुओं का, महिलाओं का सरेआम दिन दहाड़े बलात्कार किया जाता है, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो। अब उन लोगों को यह भरोसा होगा कि नहीं, उनका जो मूल देश था भारत, अब उस भारत में उन्हें संरक्षण मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही जितना भी मोदी विरोधी और भारत द्रोही गैंग है, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, उस सब के अंदर मातम छा गया है। वो सब के सब अपना माथा, अपना कपार पीटना शुरू कर दिया। वो सब बौखला गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के इस ब्रह्मास्त्र को वो कैसे रोके, इसका क्या काट निकाले। उनके पास कोई काट नहीं है। दरअसल पिछले 10 सालों में मोदी विरोधी नरेंद्र मोदी को समझ ही नहीं पाए हैं। इन लोगों को अब तक ये समझ नहीं आया कि इनका मुकाबला किससे है। और जो आरोप लगाया जा रहा है इस सीए कानून के लागू होने के बाद, इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, कांग्रेस पार्टी, उनके नेता जयराम रमेश या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका है, जिनको यह स्पष्ट हो गया है, समझ में आ गया है कि वो किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते हैं, वो सब के सब अब कहना शुरू कर दिया है कि यह चुनावी फायदों के लिए लागू किया गया है। तो क्यों नहीं चुनावी फायदे ले भाई। जिस सरकार ने, जिस व्यक्ति ने
इस कानून के लिए तुम जैसे भारत द्रोहियों का, भारत विरोधियों का गाली सुना। भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए ऐसा माहौल बना दिया गया था 2019 में कि वह किसी भी ऐसे इलाके में जा नहीं पाता था जहां पे कुछ खास समुदाय के लोगों की संख्या अधिक थी। उनको वहां जाने में डर लगता था, उनके साथ मारपीट हो जाता था, उनका मॉब लिंचिंग हो जाता था। तो जिस पार्टी ने, जिनके नेताओं ने इस कानून के लिए उन 18 लाख परिवारों के लिए इतना गाली सुना, इस तरीके के सारे परेशानियों को झेला, भला वह राजनीतिक फायदा क्यों नहीं लेगा? अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा ले रहा है तो अन्य पार्टियों को इस तरीके के राजनीतिक फायदे लेने से किसने रोका था? कांग्रेस को किसने रोका था? कांग्रेस तो कई दशकों तक इस देश पे राज किया और उनके ही बाप दादाओं ने, जिनको वो अपना बाप बनाकर अब तक घूम रहे हैं, फर्जी गांधी के नाम को टाइटल लगाकर घूम रहे गांधी बनके, उसी गांधी ने, उसी नेहरू ने इन लोगों से वादा किया था। फिर इन लोगों ने, उनके बारिशों ने उनके वादों को पूरा क्यों नहीं किया? उनको राजनीतिक फायदा लेने से किसने रोका था? और कुछ मोदी विरोधी तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं विरोध के नाम पे, इस तरीके से वो पागल हो गए हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बयान दे रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है, लेफ्टिस्ट, कि हम इसको केरल में लागू नहीं होने देंगे। उसी तरीके से ममता बानो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो पहले से ही परेशान चल रही हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उनके शेख के जेल जाने के बाद उनके लिए खेला कौन करेगा। पश्चिम बंगाल में जितने भी खेला करने वाले खिलाड़ी थे उनके, सब एक के बाद एक अंदर चले गए, सबके ऊपर नकेल कस गया। वो कह रहे हैं कि वो भी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। दरअसल इन लोगों का जो यह टिप्पणी है, यह बयानबाजी है, सिर्फ एक हवा हवाई है। यह इन लोगों के बयान का अर्थ सिर्फ आप इस बात से समझ सकते हैं कि कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि बारिश अगर होगा सावन के महीने में तो हम अपने राज्य में बारिश नहीं होने देंगे, हम अपने राज्य में बारिश होने से रोक देंगे। जितना असंभव यह है कि कोई बारिश को रोक सके, उतना ही असंभव यह भी है कि कोई सीएए को अपने राज्य में लागू होने से रोक सके। क्योंकि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है 2019, जो अब कल लागू हुआ है, यह कानून, इसका लेना देना सीधे सीधे भारत सरकार से है। नागरिकता देने का, नागरिकता लेने का जो शक्ति है वो भारत सरकार के अंडर आता है। इसे नागरिकता देना और इसका नागरिकता छीनना है, यह भारत सरकार तय करता है, कोई राज्य सरकार नहीं कर सकता। यह राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। तो जो विषय ही राज्य सरकार का नहीं है, उसके लिए तुम कुछ भी बयानबाजी कर लो, तुम कितना भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दो, उससे क्या होने वाला है? सिर्फ एक राजनीतिक माहौल बन सकता है, लोगों को भरमा सकती हो, लेकिन इससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा है जब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। 2019 में जब यह कानून बना था, उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाई कोर्टों को यह आदेश दिया था कि इस कानून के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी सुनवाई कोई हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। उनको अधिकार नहीं है जो नागरिकता के मामले का सुनवाई कर सके, खास करके इस कानून के लिए। तो जब किसी भी राज्यों के हाई कोर्ट को यह अधिकार नहीं है सीएए कानून का सुनवाई करने के का, तो बाकी राज्य सरकारों की क्या हैसियत है, ये देश का जनता समझ सकता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग नहीं समझ सकते हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है या गोबर भरा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा। इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री कई एक बार सार्वजनिक मंचों से कह चुका है कि इस कानून के माध्यम से सिर्फ नागरिकता दिया जा सकता है। इस कानून में नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, किसी का भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इस कानून का भारत के किसी भी नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। यह कानून सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जो धार्मिक आधार पे उन देशों से भारत आया है जो कभी भारत का हिस्सा रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। मैं बड़े पत्रकार को इस विषय पे टीवी चैनल पे डिबेट में सुन रहा था, जो काशीराम से जूते खाकर पत्रकार बना है, नाम सब आप समझ गए होइएगा। वो कह रहा था कि सिर्फ भारत, पाकिस्तान, सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को ही क्यों शामिल किया गया? श्रीलंका भी तो पड़ोसी है, वहां भी बहुत से लोग धार्मिक आधार पर सताए जाते हैं, उनको क्यों नहीं? ऐसे जाहिलों को पहले ये बताना चाहिए कि पड़ोसी तो फिर इस देश का नेपाल भी है, पड़ोसी तो चीन भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है। ये लोग इतने जाहिल है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्या है। वह सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वह भारत से कट के अलग हुआ है, वो भारत का हिस्सा था, संयुक्त भारत का हिस्सा था, जो एक बड़े ही षड्यंत्र के तहत कुछ धार्मिक उन्मादी के दबाव में आकर उस समय के सत्ताधीशों ने, मठाधीशों ने इस देश का बंटवारा स्वीकार किया, जिसके वजह से आज जो लोग भारत में धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आ रहे हैं, वो लोग वहां रहने को विवश हो गए।
जब देश का बंटवारा हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान में जितने भी लोग रहने वाले थे, हिंदू गैर मुस्लिम, जिन्होंने बंटवारा नहीं मांगा था, वो सब आना चाहते थे। लेकिन क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता कर लिया, नेहरू इलियाकत समझौता, जिसके तहत ये कहा गया कि जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनका रक्षा पाकिस्तान करेगा और जो भारत में वो भारत करेगा। बाकी उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि अगर उनके साथ कोई जात धार्मिक आधार पे कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो वह भारत कभी भी आने के लिए स्वतंत्र है। भारत उसको अपना नागरिकता देगा, उसको सम्मान देगा, बराबरी का अधिकार देगा। आज जब वही लोग धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर, क्योंकि आज पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में क्या स्थिति है हिंदुओं का, यह पूरा विश्व जानता है। आज जब उन लोगों को नागरिकता देने के लिए यह कानून बनाया है, जिसमें ऐसा नहीं कि किसी को भी नागरिकता दे दिया जाएगा, पूरी जांच पड़ताल के बाद जब यह भारत सरकार को लग जाएगा यह धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुआ है, इनके साथ धार्मिक भेदभाव हुआ इनके देश में, तब उनको नागरिकता मिलेगा। उसका विरोध खुद ही नेहरू गांधी परिवार के लोग ही कर रहा है, उनका राजनीतिक बारिश कर रहा है। जो नेहरू गांधी के नाम पे इस पूरे देश के लोगों से पिछले कई दशकों से वोट ले रहा है, सत्ता का सुख भोग रहा है, वही उनके वो उन वादों को भूल गया सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। जितने भी मोदी विरोधी गैंग है, चाहे वो किसी भी भेष में छुपा हुआ हो, वो सब के सब इस समय मातम मना रहा है। उन सबको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे तो क्या करे, बिल्कुल पागल हो चुका है। हताश और निराश तो पहले से ही था, लेकिन भारत सरकार के इस फैसले के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब वह पूरी तरीके से मानसिक विक्षिप्त हो चुका है, पागल हो चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वह इसका जवाब कैसे दे। नरेंद्र मोदी इस कानून को ऐसे समय पे लागू किया है कि अगर वो मोदी विरोधी इसका विरोध करता है तो भी फायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को होगा, और समर्थन करता है तो भी फायदा इन्हीं का होने जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि कितने हिंदू द्रोही हिंदुओं के खाल ओढ़कर फर्जी हिंदू बनकर घूम रहे हैं इस देश में। एक दिल्ली का जो सबसे बड़ा गिरगिट है नटवर लाल, जिसका नानी कभी कहता था कि अयोध्या नहीं जाना, वो विवादित स्थल पे मंदिर बना है, उस मंदिर में भगवान नहीं रहेंगे। उस गिरगिट ने अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या का दर्शन किया है। अगर कुछ शर्म लिहाज बचा होता तो वो अयोध्या का नाम भी नहीं लेता, जाना तो दूर की बात है। लेकिन ऐसे बेशर्मों का खाल इतना मोटा होता है कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने 4 साल के बाद यह जो ऐलान लागू किया है कानून, इसके जरिए क्या इस देश में ऐसे लोगों को लाना चाहता है जिससे नरेंद्र मोदी का वोट बैंक बढ़े। उन लोगों को रोजगार कहां से देगा? इस देश में तो पहले से ही लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बाकी जो इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जिन लोगों को लाया जाएगा उनको रोजगार कौन देगा? लेकिन यही दलाल, इसी का नेता अमानतुल्लाह खान, जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से घुसपैठ करके दिल्ली में रह रहा है, जो दिल्ली में दंगे भी करता है, आतंक भी फैलाता है, हर वह कुकर्म करता है जो मानवता के दृष्टि से गलत है, इंसानियत की दृष्टि से गलत है। उनके लिए इनके पास सारी चीज है। इनके पास उनके लिए रोजगार का भी साधन है, उनको बिजली का भी व्यवस्था है, ये दे सकते हैं, उनको राशन भी दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे सब घूम रहा है। लेकिन इसको दिक्कत उन लाखों हिंदुओं से है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में नर्क का जिंदगी जी रहा है, जिनका अधिकार है इस देश पे। तुम्हें जनसंख्या की इतनी पड़ी है तो फिर उन लोगों को यहां से बाहर करो ना, जिन्होंने अपने लिए एक देश मांगा था। 1947 के बाद जो ये धोखा हुआ देश के साथ, यह उसी तरीके का है कि अगर 2 बेटों के बीच में अगर संपत्ति का बंटवारा हो जाने के बाद भी छोटा वाला जो बेटा हो वो कहे कि नहीं, हमारा हिस्सा तो मिल ही गया, लेकिन उसके बाद भी हम बड़े वाले भाई के हिस्से में रहेंगे, हमारा वहां अधिकार है। कैसे भाई? जब बंटवारा हो गया, जब हिस्सा बट गया 2 लोगों में, तो फिर दूसरे के हिस्से में रहने की क्या मतलब है? रोजगार का, जनसंख्या का इतना चिंता है तो उन लोगों को बाहर करो जो गलत तरीके से बंटवारे के बाद भी यहाँ रह गए। उन लोगों का क्या दोष है जिन्होंने कभी बंटवारा मांगा ही नहीं था, जिनको पता ही नहीं था कि आजादी के बाद, जिस आजादी के लिए सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ा, उस आजादी मिलने के बाद 2 टुकड़े हो जाएंगे देश के, और वह एक ऐसे टुकड़े में रहेंगे जहां पर उनका जीवन बदतर हो जाएगा, नर्क का जीवन जीना पड़ेगा उनको। दरअसल नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा दिए, इन मोदी विरोधियों को समझ में आना चाहिए कि भाई नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो राजनीति करते हैं, उनका भी राजनीतिक दल है, वो कोई सन्यासी नहीं है, वो राजनेता है। तो हर एक राजनीतिक दल, हर एक राजनेता
कोई भी बड़ा काम करता है तो उसके पीछे राजनीतिक फायदे नुकसान का सीधा सीधा जुड़ाव होता है। लेकिन मोदी विरोधियों को तो समझना चाहिए कि भाई सरकार ने उसे लागू कर दिया, अगर हम इस बात को अधिक बढ़ाते हैं, हम अगर इस पे विवाद करते हैं तो फायदा तो होगा ही होगा। अब नरेंद्र मोदी को फायदा हो या न हो, इस कानून से 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा या नहीं होगा, यह तय करना अब मोदी विरोधियों के हाथ में है। अब मोदी विरोधी सोचे कि उनको क्या करना है, इस फैसले का फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिलवाना है या नहीं दिलवाना है। अगर ये लोग विरोध करेंगे, जिस तरीके का विरोध 2019 में किया था, अगर वैसा विरोध करेंगे तो पक्का फायदा नरेंद्र मोदी को और ज्यादा होगा। तो उन्होंने तो सिर्फ 400 का टारगेट दिया है, ऐसा ना हो कि 450 के पार भी चला जाए। लेकिन अगर ये लोग विरोध नहीं करते हैं, इस मामले पर कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करते हैं, तो जितना फायदा होना होगा उतना नहीं होगा। फायदा तो होगा लेकिन उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का फायदा इनके विरोध के बाद होगा। तो अब देखना यह है कि मोदी विरोधी क्या करते हैं। क्या 400 पार करने में मोदी विरोधी इस कानून का सहारा भारतीय जनता पार्टी को लेने देते हैं या नहीं लेने देते हैं, यह सब तय करना मोदी विरोधियों के हाथ में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। लोग जश्न मना रहे हैं, खुश हैं इस देश में। जो लोग 10-10, 20-20, 30-30 सालों से नागरिकता के लिए भटक रहे हैं, जिनको कोई भी सरकार किसी भी तरीके का सुविधा देने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उनके पास नागरिकता नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। सारा एक कहानी वोट से जुड़ा हुआ है। और अब क्योंकि नागरिकता मिलने के बाद उनको वोट देने का अधिकार होगा, वह वोट दे सकते हैं, इसलिए मोदी विरोधियों को डर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल को रोजगार और सुविधाओं का ख्याल आ रहा है, जनसंख्या का ख्याल आ रहा है, लेकिन यही चिंता उनको रोहिंग्याओं को लेकर नहीं होता, उन दंगाइयों को लेकर नहीं होता है जो पूरे शाहीन बाग को घेर कर 2-2, 3-3 महीने तक बैठा रहता है। फिर देखिए क्या होता है। कानून तो लागू हो गया, जैसा अमित शाह जी ने कहा था कि यह देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, तो सच में उसे कोई नहीं रोक सकता है। और कानून अब लागू हो गया है और इसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता है। बेशक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता है। बाकी अभी यह मुद्दा कई एक दिनों तक चलेगा। इस मुद्दे को लेकर कई एक बातचीत अभी और होने वाला है। यह इतना जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा है। पूरा राजनीतिक माहौल अब इसी मुद्दे के आसपास घूमने जा रहा है 2024 का। और उसे घुमाएगा कौन? मोदी विरोधी, इस देश का विपक्षी दल। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई सहयोग नहीं है। इस पूरे सीएए मुद्दे को अब मोदी विरोधी इस देश में चुनावी मुद्दा बनाएगा, जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को होगा ही होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता है। राजनीतिक इतिहास में जितनी मुश्किल घड़ी में इस समय मोदी विपक्षी हैं, शायद इस तरीके का मुश्किल घड़ी कभी भी किसी के सामने नहीं आया होगा। और ऐसे समय में अगर विपक्षी जिस तरीके का मूर्खता इस कानून के लागू होने के बाद अपने बयानबाजी के जरिए किए हैं, शुरुआत किए हैं, अगर वो इसी तरीके का मूर्खता करते रहेंगे तो वाकई इसका खामियाजा उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में और आने वाले कई एक विधानसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ेगा। इससे कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।